गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल पटेल जी, प्रोफेसर्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटी के छात्रगण, अभिभावकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी माना मेरे लिए एक विशेष आनंद का अवसर है। यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। प्रारंभ में गुजरात में वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी। बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। आज जो छात्र छात्रा यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और पावन अवसर है। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं, तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज का दिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए भी एक यादगार अवसर है। जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, किस कल्पना के साथ इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था, और स्वाभाविक है कि लंबे अरसे तक मंथन किया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने संवाद किया, दुनिया में इस दिशा में क्या क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया, और सारी मशक्कत के बाद एक छोटा सा स्वरूप यहां गुजरात की धरती पर आकार लिया। हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो देश में रक्षा का क्षेत्र था, उस समय सामान्य तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर रूटीन व्यवस्था का हिस्सा था, और अंग्रेज भी अपनी दुनिया चलती रहे इसलिए जरा दमखम वाले, लंबे चौड़े कद वाले
डंडा चलाएं तो सब दूर पता चल जाए कि वो क्या है, इस इरादे से लोगों को रिक्रूट करते थे। जो रेशियल मासेस थे, कभी उसमें से चुनौती करते थे और उनका काम भारत के नागरिकों पर डंडा चलाना, यही एक प्रकार से उनका काम था, ताकि अंग्रेज सुख चैन से अपनी दुनिया चला सके। लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए, हम बहुत पीछे रह गए और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में, ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म पे हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता थी। उसी गहन चिंतन में से भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ था, जो आज विस्तार होते होते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कभी कभी लगता था कि रक्षा मतलब यूनिफॉर्म है, पावर है, हाथ में डंडा है, पिस्तौल है। आज वो जमाना चला गया है। आज रक्षा का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से चल, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है। और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। और इसलिए संख्या बल से ज्यादा ट्रेन मैन पावर, जो हर चीजों को संभाल सके, जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो, जो यंग जनरेशन है उसके साथ डायलॉग करने के तौर तरीके जानता हो। कभी कभी कभार बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो उन लीडर्स के साथ डील करना होता है और नेगोशिएशन की कैपेसिटी चाहिए। अगर ट्रेन मैन पावर सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो अपना नेगोशिएशन की कैपेसिटी गंवा देता है और उसके कारण बनी हुई बाजी आखिरी मौके पर कभी कभी बिगड़ जाती है, एक आध शब्द के कारण बिगड़ जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अंदर जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हुए समाज को द्रोह करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ सख्ताई और समाज के प्रति नरमाई, इस मूल मंत्र को लेकर के हमें एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। अब हम देखते हैं दुनिया के कई देशों में पुलिस के संबंध में बहुत अच्छी छवि की खबरें आते रहती हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, फिल्म बनेगी तो उसमें सबसे भद्दा चित्रण किसी का किया जाता है
तो पुलिस वाले का किया जाता है। अखबार अगर भरे पड़े देखें तो उसमें भी भद्दे से भद्दा किसी का चेहरा बना दिया जाता है तो पुलिस वाले का बना दिया जाता है। और उसके कारण समाज में जिस प्रकार की सच्चाई पहुंचनी चाहिए, इन दिनों सोशल मीडिया के कारण हमने कोरोना कालखंड में देखा, यूनिफॉर्म में, पुलिस के यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, उनकी कई वीडियो बहुत वायरल हुई। कोई पुलिस वाला रात को निकलता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, किसी के घर में लॉकडाउन के कारण दवाइयां नहीं है तो पुलिस के लोग जो मोटरसाइकिल पे जाकर के उनको दवाई पहुंचाते हैं। एक मानवीय चेहरा, पुलिस का मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जन सामान्य के मन में उभर रहा था। लेकिन फिर वो चीजें ठहर गई। ऐसा नहीं कि काम बंद हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है, और जब नकारात्मक वातावरण होता है तो अच्छा करने की इच्छा होने के बाद भी उसका मन में निराशा आ जाती है। ऐसे विपरीत वातावरण में आप सब नौजवान तय करके घर से निकले हैं, आपके अभिभावक ये तय कर करके आपको यहां भेजा है कि कभी न कभी आप सामान्य मानवीय के हकों की रक्षा, सामान्य मानवीय की सुरक्षा की चिंता, समाज जीवन के अंदर सुख चैन का वातावरण बना रहे उसकी चिंता, सामान्य समाज जीवन के अंदर एकता और सद्भावना बनी रहे, हर कोई अपना जीवन बड़े उमंग और उत्साह के साथ यापन कर सके, समाज जीवन के छोटे मोटे उमंग उत्साह के प्रसंग बड़े आनंद और गौरव के साथ होते चले, इस भूमिका के साथ समाज जीवन में हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सके। और इसलिए अब सिर्फ कद काठी के आधार पर सुरक्षा बल देश की सेवा कर पाएंगे, वो एक सीमित तक सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है जहां पर हमें ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आज का जो जमाना है, परिवार छोटे होते गए हैं। पहले तो क्या था, पुलिस वाला भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके थक करके घर जाता था तो एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो माँ संभाल लेती थी, पिताजी संभाल लेते थे, दादा दादी कभी घर में है तो संभाल लेते थे, कोई भतीजा संभाल लेता था, बड़े भाई साहब घर में है तो वो संभाल लेते, भाभी जी होती थी वो संभाल लेती थी। वो मन से हल्का हो जाता था और दूसरे दिन तैयार होके चला जाता था। आज माइक्रो फैमिली हो रहे हैं, जवान कभी 6 घंटे नौकरी, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, और बड़ी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करता है, फिर घर जाएगा, घर में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ खाना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं, माँ बाप नहीं है, कोई चिंता करने वाला एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे समय स्ट्रेस की अनुभूति हमारे सुरक्षा बल के क्षेत्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। परिवार जीवन की कठिनाइयां, काम करते समय करनी पड़ती कठिनाइयां, उसके मन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। ऐसे समय में स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग ये आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है, और उसके लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं, वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म की काम में नहीं होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। आज सेना में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा टीचरों की जरूरत पड़ रही है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक वाले टीचर्स की आवश्यकता लगी है। ये दायरा भी रक्षा क्षेत्र का अंदर आएगा। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मैंने देखा है कि अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है। जिस प्रकार से
साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं। जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता, हाँ ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया, फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहां से निकला था, यहां आया था और यहां पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। लेकिन सही लोगों के हाथ में सही हथियार और समय पर काम करने का सामर्थ्य ट्रेनिंग के बिना संभव नहीं है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं, अगर आप इस क्षेत्र में, आपके शायद यहां केस स्टडी पढ़ाते होंगे तो उसमें आता होगा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्राइम किया जाता है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ सुबह परेड करना, फिजिकल फिटनेस, इतने से अब रक्षा क्षेत्र का काम नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं सोच रहा हूं मेरे दिव्यांग भाई बहन शायद फिजिकली अनफिट होंगे तो भी अगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो जाएंगे तो वे भी रक्षा क्षेत्र अंदर शारीरिक अक्षमता के बाद भी ट्रेनिंग के कारण, मानसिकता के कारण बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यानी पूरा दायरा बदल चुका है। हमें इस रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस दायरे के अनुकूल व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें, उस दिशा में जाना चाहिए। और जैसे अभी गृह मंत्री जी ने बताया कि उस समय एक प्रकार से गांधीनगर आज शिक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा वाइब्रेंट एरिया बनता जा रहा है। एक ही इलाके में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, और 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसी बनी है इसी धरती पर जो विश्व में सिर्फ पहली यूनिवर्सिटी है। पूरे विश्व में एकमात्र, पूरी दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी नहीं है। गांधीनगर और हिंदुस्तान अकेला ऐसा है कि जिसके पास ये 2 यूनिवर्सिटीज है। और मैं चाहूंगा उसी प्रकार से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी क्राइम डिटेक्शन से लेकर के जस्टिस तक ये पूरा जो सिलसिला है उसको हमने समेटा हुआ है। और ये समेटा हुआ भी तब काम आएगा, ये तीनों यूनिवर्सिटीज साइलो में काम करेगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, तो जो परिणाम मुझे लाना है वो परिणाम नहीं आ सकता है। और इसलिए मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, यूनिवर्सिटी को चलाने लोग यहां बैठे हुए हैं, तब मेरा आग्रह रहेगा क्या साल में हर 3 महीने के बाद इन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, फैकल्टीज का कॉमन सिंपोजियम हो सकते हैं क्या, जो तीनों पहलुओं की चर्चा करें और रक्षा के और संवर्धन करने के लिए एक नए मॉडल लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस जस्टिस के लिए कैसे काम आएगा, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। क्राइम डिटेक्शन वाले लोगों को देखना होगा किस धारा के अंदर किस कलम को मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं साक्ष्य कैसे लेके जाऊंगा, ताकि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से मुझे टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मुझे कानूनी सपोर्ट मिल जाएगा और मैं क्रिमिनल को न्याय दिला करके रहूंगा और मैं देश को सुरक्षित कर पाऊंगा। और तब जाकर के जब न्याय तंत्र समय पर न्याय दे पाता है और गुनहगारों को सजा देता है तो गुनहगारों में भय का माहौल बन जाता है। मैं तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ये भी चाहूंगा कि वहां ऐसे लोग भी तैयार हो जो जेल की व्यवस्थाओं के संबंध में उनकी मास्टरी हो।
जेल की व्यवस्थाएं आधुनिक कैसी बने, जेल के अंदर जो कैदी है या जो अंडर ट्रायल है उनकी साइकी को अटेंड कर करके काम करने वाले लोग कैसे तैयार हो, वो गुनाह से बाहर कैसे निकले, किस परिस्थितियों में गुनाह करने गया था, इन सारी मनोवैज्ञानिक अध्ययन का काम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भी क्रिमिनल मेंटालिटी का बहुत बड़ा अच्छा अध्ययन होता है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में भी उसका एक पहलू होता होगा। मैं समझता हूं क्या हमारे यहां से ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं कि जिनकी एक्सपर्टाइज यही हो, जो कैदियों के अंदर पूरे जेल के माहौल को बदलने में काम कर सकते हो, उनकी साइकी को अटेंड कर सकते हो और एक अच्छा मनुष्य बना करके वो जेल से भी बाहर निकले। इसके लिए योग्य ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ जो कल तक पुलिस में काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम किसी शहर के किसी कोने में संभालता हो और अचानक उसको कह दिया जाएगा अब जाओ जेल में संभालो, उसकी ट्रेनिंग तो है नहीं। ठीक है, उसका इतनी ट्रेनिंग है कि इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों के साथ कैसे बैठना उठना हो तो उसको जानता है, लेकिन इतने से बात बनती नहीं है। मैं समझता हूं कि इतने सारे क्षेत्र फैल चुके हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हमने इस दिशा में प्रयास करना होगा। आज मुझे इस रक्षा यूनिवर्सिटी का ये भव्य भवन का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। जब हम इसके लिए जगह आइडेंटिफाई कर रहे थे तब मेरे सामने बहुत बड़े प्रश्न आए थे, बड़े दबाव आते थे। हर एक का कहना था साहब आप इतना दूर क्यों भेज रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा मत था कि अगर गांधीनगर से अगर 25-50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, इससे यूनिवर्सिटी की अहमियत कम नहीं होती है। अगर यूनिवर्सिटी में दम होगा तो गांधीनगर का सबसे बड़ा फोकस एरिया ये बन सकता है। और आज भवन देखने के बाद, आज ये भवन देखने के बाद मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस भवन को हरा भरा रखना, ऊर्जावान रखना, शानदार बनाए रखना, ये दायित्व एक कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना करके चले जाने से नहीं होता है, एक सरकार बजट खर्च कर दे इससे नहीं होता है। उसमें रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना माने, हर दीवार को अपनी माने, हर खिड़की को अपनी माने, हर फर्नीचर की एक एक चीज को अपनी माने और उसको अच्छा बनाने के लिए खुद कुछ करता रहेगा, तब जाकर के ये भवन अपने आप में शानदार रह सकते हैं। एक जमाना था अहमदाबाद में जब IIM बना था, 50 साल पहले की बात है, 50-60 साल पहले का वो भवन पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल के रूप में माना जाता था। बाद में जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हमारा भवन बना तो पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ था। मैं आज पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनेगा। हमारे कालखंड में ही IIT का जो कैंपस बना हुआ है, एनर्जी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना हुआ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना हुआ है, मैं समझता हूं इसमें एक और रत्न हमारे इस रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एक नया रत्न बनकर के जुड़ गया और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और देश का जो क्वालिटी, यानी एक प्रकार से सोसाइटी का जो कृमि बच्चे होते हैं, मैं उनसे निमंत्रण देता हूं कि आप इस काम को छोटा मत मानिए। आइए, ये देश की सेवा करने का बहुत बड़ा क्षेत्र है और कोई यहां आए हुए भी और हमारे पुलिस के जवान भी, हमारी होम मिनिस्ट्री भी, ये कभी गलती हम न करें। हमने न गलती की है पहले से। हमारा ये पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये रक्षा यूनिवर्सिटी है जो संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के संदर्भ में मैन पावर तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी है। वो अनेक फील्ड में जाएंगे, यहां से ऐसे लोग भी तैयार होंगे जो रक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए उसकी एक्सपर्टाइज होगी। कोई ऐसे एक्सपर्ट तैयार होंगे कि क्रिमिनल दुनिया के रिकॉर्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए उस पर काम करेंगे। जरूरी नहीं कि उसको यूनिफॉर्म पहनने की नौबत आए, लेकिन वो यूनिफॉर्म की साइकी जानता है,
काम कोई भी करता है वो मिलकर के अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इस भावना के साथ आज इस यूनिवर्सिटी का हम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा हमने सोचा है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देश में फैलनी चाहिए, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी देश में फैलनी चाहिए। और विद्यार्थी काल से बच्चे के मन में, कुछ बच्चे रहते हैं जो बचपन से सोचते हैं मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कुछ लोग बचपन से सोचते हैं हमें डॉक्टर बनना है, कुछ लोग बचपन से सोचते हैं हमें इंजीनियर बनना है। ये एक क्षेत्र है, भले आज एक तबका है जो आज भी नकारात्मक का वातावरण यूनिफॉर्म के प्रति बना हुआ है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से, अपने कठोर परिश्रम से और अपने मानवीय मूल्यों की इज्जत करते हुए काम करेंगे। तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो परसेप्शन बना हुआ है उसको बदल करके सामान्य मानवीय में विश्वास जताने का काम हमारी ये यूनिफॉर्म फोर्स कर सकते हैं। और जब यूनिफॉर्म फोर्स करता हूं तब सरकारी दायरे में काम करने वाले, पट्टा और टोपी लगाने वाले की बात में सिर्फ सीमा नहीं करता हूं। आज प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट सिक्योरिटी का क्षेत्र बना हुआ है। और मैंने देखा है कई स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं जो सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपकी ये ट्रेनिंग ऐसे नए नए स्टार्टअप की दुनिया में आने के लिए भी आपको निमंत्रण देती है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे साथी, मेरे नौजवान साथी, देश की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए जब आगे आ रहे हैं, तब एक और बड़ा क्षेत्र है जिसको हमने समझना होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेगोशिएशंस की एक आर्ट होती है, जब ट्रेनिंग होती है तब जाकर के अच्छे नेगोशिएटर बनते हैं, और जब नेगोशिएटर बनते हैं तो ग्लोबल लेवल पे काम आते हैं। धीरे धीरे आप प्रगति कर करके ग्लोबल लेवल के नेगोशिएटर बन सकते हैं, और मैं मानता हूं ये भी समाज जीवन के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से मॉब साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी, इसको अगर आपने साइंटिफिक तरीके से अध्ययन नहीं किया है तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम उस प्रकार के लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के कब हालात में भी चीजों को संभालने का सामर्थ्य रखे। हमें देश की रक्षा के लिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स हर स्तर पर तैयार करना होगा। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं आज जिन विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पूरी कर करके जाने का अवसर मिला है, मैं उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा, हो सकता है आते समय आपके मन में विचार आया हो कि यार एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया ना, फिर तो सारी दुनिया मुट्ठी में है। ये गलती मत करना दोस्तों। ये यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ाने वाला काम नहीं होता है। यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ती है, उसके भीतर मानवता जिंदा होती है। यूनिफॉर्म की हिम्मत बढ़ती है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है। यूनिफॉर्म की कीमत तब बढ़ती है जब माताओं, बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षाएं भीतर जगती है, तब जाकर के यूनिफॉर्म की ताकत बढ़ती है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके जीवन में यूनिफॉर्म तो आने ही वाला है, किसी न किसी रूप में आने वाला है, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जा रहे हैं। तब मानवता के उन मूल्यों को जीवन में सर्वोपरि मान करके हमें जाना है। हमें मन में संकल्प लेकर के जाना है कि समाज जीवन में इस फोर्सेस के प्रति जो भाव बना हुआ है, उस अभाव को प्रभाव रहते हुए भी अपनेपन के भाव से मुझे जोड़ना है। और इसलिए मैं चाहता हूं यूनिफॉर्म का प्रभाव बना रहना चाहिए, लेकिन उसमें मानवता का भाव कतई नहीं होना चाहिए। इस भाव को लेकर के मेरी सारी नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। मेरे लिए खुशी की बात है, जब अभी मैं यहां सम्मानित कर रहा था कुछ विद्यार्थियों को, मैंने गिना नहीं, लेकिन मेरी ये प्राथमिक इंप्रेशन ये है कि शायद बेटियों की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे रक्षा क्षेत्र में आज हमारी बेटियां इन दिनों पूरे देश में पुलिस बेड़े में बहुत बड़ी तादाद में हमारी यहां बेटियों का स्थान बना हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां हमारी आ रही है। इतना ही नहीं, सेना में बहुत बड़े
पदों पर आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से एनसीसी, मैंने देखा है कि एनसीसी के कैडेट में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां आ रही हैं। आज भारत सरकार ने एनसीसी का भी व्याप बहुत बढ़ा दिया है, अनेक गुना बढ़ा दिया है। और सीमावर्ती जो स्कूल्स हैं, कभी कभी आप भी एक एनसीसी के रूप में भी स्कूलों में भी धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। आप स्कूलों के एनसीसी को भी संभालने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो सैनिक स्कूल है, उन सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के प्रवेश का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो हमारी जो बेटियों की शक्ति है, और हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो। चाहे ओलंपिक में विक्ट्री प्राप्त करने आना हो तो उसमें भी मेरी बेटियां ज्यादा है। साइंस के क्षेत्र में देखो तो हमारी बेटियां ज्यादा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो हमारी बेटियां ज्यादा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी जब हमारी बेटियों का प्रभुत्व भी उतना ही भागीदारी वाली होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होगा। और इस भाव को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के आप सब आगे आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जब हमने लिया है, उस इनिशिएटिव को सफल बनाने का काम पहली बैच का ज्यादा होता है। एक यूनिवर्सिटी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। गुजरात की धरती की दो घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत समय पहले, और उस समय गुजरात में सरकार का रोल नहीं था, लेकिन यहां के जो महाजन लोग थे, अहमदाबाद के समाज के जो श्रेष्ठी लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने मिलकर के तय किया कि गुजरात में एक फार्मेसी का कॉलेज होना चाहिए। आज से 50-60 पहले फार्मेसी का एक कॉलेज बना, तब वो एक मामूली सा कॉलेज का निर्माण हुआ। लेकिन आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर गुजरात लीड करता है तो उसका मूल वो जो एक छोटी सी फार्मेसी कॉलेज बनी थी, उसमें से जो लड़के तैयार हुए थे, आगे चल करके गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन गया। और वही फार्मा आज दुनिया का, कोरोना के बाद दुनिया के माना है कि हिंदुस्तान फार्मा का हब है। ये काम एक छोटी सी कॉलेज से शुरू हुआ था। उसी प्रकार से अहमदाबाद IIM, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डिग्री कोर्स नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की सैंक्शन नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है। जब प्रारंभ हुआ तो लोग शायद सोचते होंगे ये 6-8 महीने 12 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स से जिंदगी में क्या होगा। लेकिन IIM ने एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाई, आज जितने दुनिया में बड़े बड़े CEOs हैं, कोई न कोई IIM से गुजरा हुआ है। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, मैं वो सपना इस रक्षा यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं, जो हिंदुस्तान के पूरे रक्षा के क्षेत्र के चित्र को बदल देगा, रक्षा की सोच को बदल देगा, और रक्षा के अंदर आने वाले हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए परिणाम ला करके रहेगा। इस पूरे विश्वास के साथ पहली पीढ़ी का जिम्मेदारी ज्यादा होती है, फर्स्ट कॉन्वोकेशन वालों की जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है। और इसलिए मैं फर्स्ट कॉन्वोकेशन के अंदर जिन लोगों को आज यहां से विदाई मिल रही है, मैं कहता हूं, आप यहां जो कुछ भी पाया है उसको जीवन भर अपना मंत्र बना करके आप देश में इस रक्षा यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। इस क्षेत्र में आगे आने के लिए होनहार नौजवानों को प्रेरित कीजिए, बेटे बेटियों को प्रेरित कीजिए। आपके जीवन से प्रेरित होंगे, बहुत बड़ी भूमिका आप समाज जीवन में अदा कर सकते हैं अगर उस काम को आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसी यात्रा का आरंभ हुआ है, जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब रक्षा क्षेत्र की पहचान अलग होगी, रक्षा क्षेत्र के लोगों की तरफ देखने का नजरिया बदल गया होगा, और देश का सामान्य से सामान्य नागरिक, चाहे वो सीमा पर प्रहरी होगा या आपके मोहल्ले गली के प्रहरी होगा, एक भाव से देखते होंगे और देश की रक्षा के लिए समाज और व्यवस्था
दोनों मिलकर के काम करते होंगे। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब उस ताकत के साथ हम खड़े होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister.